दृश्य है, दांव है। व्यू है, किधर जनादेश किधर देश। पूरी खुशहाली, समग्र विकास तभी संभव है जब आप यह देखें कि मुस्लिम युवाओं के एक हाथ में कुरान शरीफ है तो दूसरे हाथ में कंप्यूटर है। नरेंद्र मोदी जी का काम आपके ध्यान को इधर उधर करने का है। वो सामने से आते हैं, टीवी में सामने से वो आपका ध्यान इधर उधर करते हैं, आपको कहते हैं देखो हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। कहां लक्ष्मण रेखा, किसने खींचा किसने देखा। वोटों का गणित, भावनाओं का भूगोल, वोट बैंक का जुगाड़, शब्दों के बाद। पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, मुसलमान भाई, क्योंकि सबसे ज्यादा भेदभाव इनके साथ हो रहा है। भारत के मुसलमान भाई बहनों को भी ये समझना होगा कि कौन से राजनीतिक दल उन्हें भड़का करके उनका फायदा लेने के लिए उनको बर्बाद कर रहे हैं। तो 24 के सियासी घमासान से गूंज रहा है हिंदुस्तान। जिसके साथ देश होगा वही होगा प्रधान। और राजनीति के पटल पर एक बार फिर चर्चा में है मुसलमान। विपक्षी गठबंधन को मुस्लिम वोट बैंक से उम्मीद है। जाति सधी मुस्लिम वोट मिला तो बेड़ा पार हुआ। यही गणित बिठाकर चुन चुन कर लाइनें कांग्रेस ने जोड़ी थी अपने घोषणा पत्र में। लेकिन पीएम मोदी के आक्रामक रुख ने एक बार फिर ऐसा लगता है जैसे कांग्रेस को बैकफुट पर ढकेल दिया है। दो 2024 के घमासान में गठबंधन की सबसे बड़ी उम्मीद है मुस्लिम वोट बैंक। गठबंधन को यह लगता है कि पूरा का पूरा मुस्लिम वोट बैंक अगर उनको मिल गया और बहुसंख्यक समुदाय को अलग अलग जातियों में तोड़ दिया गया तो सत्ता का गणित उनके लिए फिट बैठ सकता है। अब इसी फॉर्मूले पर पीएम मोदी ने चोट करना प्रारंभ कर दिया है, जिससे विपक्ष असहज महसूस कर रहा है। तो एक बार फिर चुनावी घमासान उस मोड़ पर आ खड़ा हुआ है जहां फिर लाइन खींची है, फिर आवाज उठी है, फिर छिड़ी है तान। मुद्दा है मुसलमान। पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। यहां तक जाएंगे, मैं कहने आया हूं।
पीएम मोदी के इस बयान के बाद कांग्रेस हत्थे से उखड़ी हुई है। बेचैनी इसलिए है क्योंकि जिस पेज पर उतरकर उसने तुष्टीकरण वाली फिरकी फेंकी थी, अब इसी फिरकी को मोदी ने बाउंड्री के बाहर पहुंचा दिया, ये कहते हुए कि कांग्रेस देशवासियों की संपत्ति छीन लेगी और मुसलमानों को बांट देगी। कांग्रेस दलितों पिछड़ों के आरक्षण का हक मुस्लिमों को देने वाली है और कांग्रेस बाबा साहब के संविधान में बदलाव की साजिश कर रही है। मोदी कहते हैं कि इसलिए जरूरी है बीजेपी के लिए 400 पार सीटें, क्योंकि मामला आरक्षण को बचाने का है, क्योंकि विपक्ष की साजिशें दलितों पिछड़ों के आरक्षण की हिस्सेदारी काटकर उसमें मुसलमानों के आरक्षण को जोड़ने की है। आप जो राज्यों में हथकंडे अपना रहे हो, दलितों के, आदिवासियों के, ओबीसी के आरक्षण चोरी करने का जो खेल खेल रहे हो, उसे लूटने का खेल खेल रहे हो, आपके ये खेल बंद करने के लिए, हमेशा बंद करने के लिए, आपके मंसूबों को हमेशा हमेशा ताला लगाने के लिए मोदी को 400 पार चाहिए। कि दलितों के आरक्षण की रक्षा करनी है, मुझे आदिवासियों के आरक्षण की रक्षा करनी है, मुझे ओबीसी के आरक्षण की रक्षा करनी है। तो अभी तक तो ये बात सिर्फ चुनावी आरोप प्रत्यारोप तक ही सीमित थी, लेकिन राष्ट्रीय ओबीसी आयोग के मुताबिक कर्नाटक में तो ऐसा हो भी चुका है। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग को कर्नाटक में ओबीसी आरक्षण कोटे में अनियमितता की जानकारी मिली। इसके बाद पिछले 6 महीने से लगातार आयोग इसकी जांच कर रहा था और जांच में ये पाया गया कि सरकारी नौकरियों में पदों की बात हो या फिर मेडिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन की बात हो, इन तमाम जगहों पर कोटे से अधिक लोगों को, खासकर मुस्लिमों को आरक्षण दिया गया है। कर्नाटक में मेडिकल पीजी की 930 सीटों में से मुस्लिम वर्ग को 150 सीटों पर आरक्षण दे दिया गया, जो करीब 16% होता है। 150 सीटें पीजी में माइनॉरिटी ओबीसी को गई है और उन्हें 4% देनी थी, तो 16-17% दे दी है। 930 में से 150 बहुत बड़ी संख्या होती है। कहा यह जा रहा है कि ऐसा लगता है कि ओबीसी वर्ग के आरक्षण कोटे में इस तरह की गड़बड़ी की गई है और मुसलमानों को आरक्षण देने के चक्कर में आम ओबीसी का हक मारा गया है। तो क्या पिछड़ा, दलित, आदिवासी के एक्सरे वाला आइडिया कर्नाटक के इसी मॉडल से कांग्रेस आगे बढ़ा रही है, जिसमें मुस्लिम वोट बैंक के फेर में महीन चोट पिछड़ों की हिस्सेदारी पर ही है? दरअसल मुसलमान वोट बैंक में कांग्रेस अपने लिए उम्मीद खोज रही है। यह आजमाया हुआ दांव है। तेलंगाना और कर्नाटक में जातीय भेद और मुसलमान वोटर्स की इसी लामबंदी ने कांग्रेस को सत्ता तक पहुंचाया है। कर्नाटक में कांग्रेस ने कैसे मुसलमानों को ओबीसी कैटेगरी में आरक्षण दिया, अब जरा उसका इतिहास भी देखिए। 1993 में कांग्रेस नेता वीरप्पा मोइली ने सीएम रहते हुए मुसलमानों को ओबीसी के तहत आरक्षण दिया था। मुसलमानों को ओबीसी कैटेगरी के तहत 6% आरक्षण दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण की सीमा 50% कर दी, तो कांग्रेस ने मुसलमानों का आरक्षण 4% कर दिया था। मुसलमानों को रोजगार, शिक्षा और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में आरक्षण मिलता था। मार्च 2023 में जब कर्नाटक में बीजेपी सरकार आई, तो बीजेपी सरकार ने मुसलमानों का आरक्षण खत्म कर दिया। मार्च 2023 में ही कांग्रेस ने वादा किया कि सत्ता में आने पर फिर से मुस्लिम आरक्षण लागू करेंगे और कांग्रेस ने ऐसा ही किया। तो क्या जिस ओबीसी, एससी, एसटी की बात राहुल गांधी चुनावी मंचों से करते हैं और असल में जो किया जा रहा है उसमें जमीन आसमान का अंतर है? क्या ये भरोसे पर आघात माना जा सकता है? हिंदुस्तान के 90% लोगों को यह बात समझ आ गई है कि हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर में, हिंदुस्तान की इकोनॉमी में, हिंदुस्तान के जुडिशरी में उनकी कोई जगह नहीं है और देश 90% उनका है। तो क्या सिर्फ कहने के लिए बात ओबीसी, एससी और एसटी की है? कहने को बात जातीय जनगणना की है, लेकिन दिमाग में फार्मूला कर्नाटक वाला है। आरक्षण के कोटे में मुसलमानों की एंट्री
अब कांग्रेस कहती फिर रही है कि संपत्ति वितरण वाली बात उसके मैनिफेस्टो में है ही नहीं। पीएम मोदी झूठ बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं कि इस न्याय पत्र में धन पुनर्वितरण की बात होती है। मैं उनको चुनौती देता हूं। हमारे 50 पन्ने हैं, 50 पेज है ये मैनिफेस्टो, ये न्याय पत्र। इसमें एक शब्द हमने इस्तेमाल नहीं किया है जो कहता है वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन, धन पुनर्वितरण। हम फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल सर्वे करेंगे, ये पता लगाएंगे हिंदू किसके हाथों में है, कौन से वर्ग के हाथ में है, और इस ऐतिहासिक कदम के बाद हम क्रांतिकारी काम शुरू करेंगे। जो आपका हक बनता है वो हम आपके लिए आपको देने का काम करेंगे। तो क्या जो राहुल बोल रहे थे वो आउट ऑफ सिलेबस मामला था? वो कौन से वेल्थ वितरण की बात कर रहे थे, या फिर मंच से सिर्फ संकेतों में जुमले उछाले जा रहे हैं? और बस इसी विरोधाभासी लाइन को बीजेपी ने पकड़ा और तान दिया। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने तो जब प्रधानमंत्री थे उस समय उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, तो हमारा दलित कहां जाएगा, पिछड़ा कहां जाएगा, एक खड़गवंशी कहां जाएगा, पाल कहां जाएगा, सैनिक कहां जाएगा, गरीब कहां जाएगा, किसान कहां जाएगा, माताएं और बहनें कहां जाएंगी, नौजवान कहां जाएंगे? कहते हैं देश हमारी अगर सरकार बनी तो हम शरिया कानून लागू कर देंगे। आप बताओ, ये देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान से चलेगा या किसी शरीयत से चलेगा? दरअसल मुद्दा उस सेकुलरिज्म के शोर का है जिसकी आड़ में तुष्टीकरण की राजनीति खूब चलती रही है, जिसमें धर्मनिरपेक्षता की सारी संधि वोट बैंक की सापेक्षता में बदल जाती है। अब सवाल यह है कि धर्म की लकीर पर राजनीतिक पैंतरेबाजी 24 के मैदान में आ कैसे गई और कौन लाया? ये शुरू होता है नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान वाले जुमले से। 2014 से पहले और बाद में अब तक विपक्षी गठबंधन इस बात को स्थापित करने की कोशिश में जुटा है कि मोदी और बीजेपी एंटी मुस्लिम हैं, क्योंकि मोदी पूजा पाठ करते हैं, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करते हैं, राम मंदिर की बात करते हैं, काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराते हैं, यहां तक कि मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक से मुक्ति दिलाने, सीएए और कॉमन सिविल कोड जैसे मामलों को भी ये बताया गया कि ये मोदी का मुसलमानों के खिलाफ एजेंडा है। आखिर क्या वजह है कि चुनाव लोकसभा का हो या राज्यसभा का, बात घूम फिरकर मुस्लिम वोट बैंक पर ही आ जाती है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है पूरे देश में मुस्लिम वोट बैंक का इंटैक्ट होना। केंद्र से लेकर राज्य की राजनीति में कथित सेकुलरिज्म के नाम पर इसका खूब इस्तेमाल किया गया, लेकिन सबसे बड़ी वजह यह है कि क्या इन जातियों के लिए किसी ने कुछ किया भी? 2014 के चुनाव जीतने के बाद मोदी ने एक नारे को बुलंद किया, सबका साथ सबका विकास, और इसी नारे को मोदी राज ने अपनी कसौटी बनाया। और फिर क्या हुआ, इसे मुस्लिम आबादी के हिसाब से सबसे बड़े राज्य यूपी की तस्वीर के जरिए समझिए। यूपी में 45 लाख पक्के आवास गरीबों को दिए गए, इसमें 35% मुस्लिम आबादी को ये आवास मिले। 9 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए सालाना का स्वास्थ्य बीमा का आयुष्मान योजना कवर दिया गया, इसमें 3 करोड़ मुस्लिम हैं। 2 करोड़ 61 लाख शौचालय बनाए गए, मुस्लिम आबादी के 35% हिस्से को इसका लाभ मिला। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 15 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दिया जा रहा है, जिसमें 5 करोड़ मुस्लिम हैं। भाइयों बहनों, ये भेदभाव नहीं चल सकता है। जिसका भी हक है, किसी भी माता की कोख से पैदा हुआ है, हर किसी को उसके हक का मिलना चाहिए। ये सबका साथ सबका विकास होता है और भारतीय जनता पार्टी उस पर चलती है। भाइयों बहनों, गांव में अगर कब्रिस्तान बनता है
तो गांव में स्मशान भी बनना चाहिए। अगर रमजान में बिजली मिलती है तो दिवाली में भी बिजली मिलनी चाहिए। अगर होली पे बिजली मिलती है तो ईद पर भी बिजली मिलनी चाहिए। भेदभाव नहीं होना चाहिए। 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में विपक्ष ने तब कब्रिस्तान और शमशान वाली लाइन को पकड़ा और मुसलमानों को भड़काने की खूब कोशिश हुई, लेकिन सबका साथ सबका विकास वाली लाइन जीती और बीजेपी को बम्पर सीटें मिली थीं। अखिलेश का MY यानी मुस्लिम यादव गणित फेल हो गया। सोशलिज्म क्या है कि सबके अंदर बराबरी हो, सबका साथ सबका विकास क्या है, आप सबका विकास कैसे करोगे? तो जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी है या सबको बराबर का अधिकार मिले, अगर सरकार की ऐसे कार्यक्रम हो, ऐसी जिससे सब बराबर चल सके और बराबर का उनको लाभ पहुंचे, तो क्या खराब है बताओ? अब सवाल यह है कि क्या सरकारी योजनाओं में मुसलमानों के साथ कोई भेदभाव हुआ? क्योंकि बावजूद इसके इंडी गठबंधन मुस्लिम वोट बैंक पर अपनी ठेकेदारी मानता रहा है। तो क्या वोट बैंक की एक तरफा गोलबंदी की वजह सिर्फ और सिर्फ धर्म आधारित है? सच यह है कि 2019 में मोदी दोबारा चुनावी मैदान में उतरे तो एक आश्चर्यजनक रूप से मुसलमानों का झुकाव मोदी के लिए दिखा। 2009 में कांग्रेस को 38% मुस्लिमों ने वोट किया था, जबकि बीजेपी को 4% मुस्लिम वोट मिले थे। 2014 में मोदी के एंट्री के साथ ही इसमें दोगुने की बढ़ोतरी हुई। कांग्रेस को 38% तो बीजेपी को 8% मुसलमानों के वोट मिले, जबकि 2019 में कांग्रेस को मिलने वाला मुस्लिम वोट 5% कम होकर 33% हो गया, जबकि बीजेपी को 8% वोट मिला। इसी तरह अगर 2009 से 2019 तक के बीच बीजेपी को मिले मुस्लिम वोट का ग्राफ देखें तो 2009 में 4%, 2014 में और 2019 में करीब 8% ये था। आजादी से लेकर अब तक मुस्लिम वोट बैंक का एक टूल किट की तरह इस्तेमाल होता रहा है। खासकर जो कट्टरपंथी जमात के लोग हैं वो मुस्लिम वोट बैंक को अपनी ठेकेदारी मानते रहे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबका साथ सबके विकास की जो योजनाएं थी, जब वो जमीन पर लागू हुई तो इन्हीं कट्टरपंथी जमात के लोग बेचैन हो उठे। इस बार पहले फेज के चुनावों के बाद बीजेपी ने कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के देश की संपत्ति पर मुसलमानों के हक को लेकर दिए गए बयान को निकाला और इसे राहुल गांधी के वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन वाले वादे से जोड़ दिया। We will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resources. लेकिन ऐसा लगता है कि कांग्रेस इस बार अपने ही तुष्टीकरण वाले चक्रव्यूह में बुरी तरह फंस चुकी है। कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बयान को बीजेपी का झूठ बताकर डैमेज कंट्रोल करने की सारी जुगत बेकार जाती दिख रही है। और रही सही कसर कर्नाटक में ओबीसी आरक्षण मामले के सामने आने के बाद पूरी हो गई है।